हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सीयूटी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन केवल सीयूटी पीजी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ ये आपका सीएसआईआर नेट जीआरएफ के जो बी पार्ट है उसमें भी क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके क्वेश्चंस भी यहाँ से आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीजीटी बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी, तो बाकी और उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड स्टूडेंट्स को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, आज के हम इस में ये हमारा क्वेश्चन है, सूडान ब्लैक इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ। ये एक डाई है, सूडान ब्लैक डाई। ठीक है, ये कैसी डाई है? एक फैट सोलुबल डाई है। सूडान ब्लैक डाई जो कैसी है? एक फैट सोलुबल डाई है, फैट सोलुबल डाई है। ठीक, यानी इसका जो यूज करते हैं हम, यानी ऐसे भाई जब फैट सोलुबल डाई है तो इसका यूज हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टेन करने के लिए करेंगे जो कि कैसे हो? फैट सोलुबल हो। ठीक है, यानी फैटी एसिड कंपाउंड्स के लिए इस डाई का मेनली यूज करते हैं हम लोग फॉर द स्टेनिंग ऑफ लिपिड्स, स्टीरोल्स, फास्फोलिपिड्स, न्यूट्रल फैट्स। ठीक, कॉमनली मार्केट में इसको कहा जाता है SBV, सूडान ब्लैक बी। ठीक है, SBB कहते हैं इसको कॉमनली। ठीक है, ये फैट सोलुबल डाई हो गई। तो यहां पर ये डाई हमारा सूडान ब्लैक इज यूज फॉर द स्टेनिंग ऑफ लिपिड। ठीक है, तो हम इस डाई का यूज करेंगे लिपिड मॉलिक्यूल की स्टेनिंग के लिए। ठीक, इस क्वेश्चन में इसका आंसर ये हो गया। देखिए ये डायग्राम दिया गया है, एक इमेज दी गई है। जब हम सूडान ब्लैक डाई से अपना कोई भी सैंपल स्टेन करते हैं देन उस स्टेन में ब्लैक कलर के डॉट डॉट दिखते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? सूडान ब्लैक डाई। तो ये देखिए ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो ये इसके आफ्टर स्टेनिंग जब आप माइक्रोस्कोप से स्लाइड को देखेंगे तो आपको इस तरह की स्लाइड दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, तो जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है बेटा, इसको हम ऐसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, एक अब जिसको सोडियम पोटेशियम, क्योंकि ये सोडियम का भी ट्रांसपोर्ट कराता है और पोटेशियम का भी ट्रांसपोर्ट कराता है, इसको हम इसलिए कहा सोडियम पोटेशियम। एटीपेज क्यों कहा? क्योंकि ये एटीपी की एनर्जी को यूटिलाइज करता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, इसीलिए इसको क्या कहा हमने? एटीपी, एटीपेज। यानी ये एटीपी को एडीपी में हाइड्रोलाइज करता है और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होता है, यानी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? देखिए जो भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा। जैसे सपोज मैं बात करूं, अगर हम एक स्लोप है, इस तरह से स्लोप पे बाइक खड़ी कर दें, ठीक, बाइक खड़ी कर दें, तो हम उसको स्टार्ट नहीं भी करें, स्टार्ट नहीं करें यानी हम उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे और ऐसे करके उसको छोड़ फ्री करें तो हम मूव कर सकते हैं आगे की तरफ। बट अगर हम अगेंस्ट द स्लोप चढ़ना चाहें तो उसको विदाउट स्टार्ट किए हुए, विदाउट एनर्जी दिए हुए, विदाउट फ्यूल के कंजप्शन से हम उसको ऊपर नहीं चढ़ा सकते। ठीक, तो इसी तरीके से यानी ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, ये एटीपी की एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहा है, यानी ये भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराएगा। ट्रांसपोर्ट किस किस का कराएगा? सोडियम का, पोटेशियम का। ठीक, देखिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये इंटीग्रेटेड होता है। तो एक तरह जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है ये क्या है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है बच्चों, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है हमको। किस तरह का प्रोटीन है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक तो फ्लड में जो लिपिड बाइलेयर होता है, ये लिपिड बाइलेयर है, बट इसमें बहुत सारी प्रोटीन भी एम्बेडेड रहती है, कुछ सरफेस पर पाई जाती है, तो डिफरेंट टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाई जाती है। तो जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उनकी भी डिफरेंट कैटेगरी है। तो ये इस यानी सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की कैटेगरी क्या है?
इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल का मतलब ये मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई है, एम्बेडेड है, दिस लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें ये क्या करता है, जैसे मैंने देखिए बताया, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा रहा है, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हम ये बात करें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड का, आउटसाइड है मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। दिस इज द इनसाइड मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के अंदर का स्पेस है। जैसे मैं बताऊं, ये कोई कोश सेल है तो ये बाहर इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम हो गया, ये इंट्रासेलुलर, तो ये अंदर वाला पार्ट है कोश सेल के, ठीक है, इनसाइड इंट्रासेलुलर। हमको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आउटसाइड सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। बाहर क्या होता है बच्चों, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनर साइड या इंट्रासेलुलर मीडियम में सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में, क्लियर। अब भाई जब इसको अगेंस्ट द, भाई इसकी नीड क्यों पड़ी हमको, वैसे तो बहुत सारे लीक चैनल प्रेजेंट रहते ना, तो अगर हम अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करना है बच्चों, ध्यान देना है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब भैया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर की तरफ क्या है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, यानी ये अंदर से बाहर की तरफ सोडियम आयन को लाएगा। अब कितने आयन को लाएगा, तो 3 सोडियम आयन को लाता है बच्चों, ध्यान दीजिए, 3 सोडियम आयन का बाहर ट्रांसपोर्ट कराएगा अंदर से। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो गया बच्चों, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए इसको एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना पड़ रहा है, ठीक। और अंदर हमारा पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो 2 पोटेशियम आयन को ये बाहर से अंदर लाता है। अब यहां देख लेते हैं, 3 सोडियम आयन इन एंड 2 पोटेशियम आयन आउट ऑफ द सेल्स, नो, गलत हो गया, 2 पोटेशियम आयन इन एंड 3 सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल, यानी दिस वन इज राइट आंसर, यानी सेकेंड, ये वाला सेकेंड ऑप्शन ठीक है, पोटेशियम आयन इन एंड सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल। अब एक ही ऑप्शन सही होना है, यानी यहां पर हमारा 2 पोटेशियम आयन को अंदर और 3 सोडियम आयन को बाहर, यही हो रहा है ना इसमें, 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, ठीक। अब ये काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो ये बच्चों हमारा जो सोडियम पोटेशियम आयन पंप है, थोड़ा इसका डिस्कवरी की बात कर लें, तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसको डिस्कवर्ड किया था एक साइंटिस्ट थे, जेंस, हो सकता है कभी पूछ ले इंफॉर्मेटिव एग्जाम पीजीटी वगैरह में, या आपका सीयूटी पीजी में भी, जेंस क्रिश्चियन सुको ने इसको डिस्कवर किया था, कब, इन 1957, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1997 में, 1997 में इनको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप, ठीक। अब ये जो फंक्शन किस तरीके से करता है, अगर हम बात करें सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप के, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स के अंदर ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल दोनों प्रकार के ट्रांसपोर्ट कराता है। क्या कराता है बच्चों, इसका फंक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ट्रांसपोर्ट, दोनों प्रकार का ट्रांसपोर्ट कराता है। देखिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट ये कराएगा आपका हार्ट में, कार्डियक मसल सेल्स में, आपकी नर्व सेल्स में, और स्केलेटल मसल सेल्स में, ठीक। यहां पर आपका ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट करा। केमिकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो ये केमिकल ट्रांसपोर्ट कराता है, ये केमिकल ट्रांसपोर्ट कराता है हमारा इंटेस्टाइनल सेल, एंट्रोसाइट सेल्स, किसमें, एंटेरोसाइट सेल्स, एंटेरोसाइट सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स, इंटेस्टाइन के अंदर जब मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना है, ठीक, और भी कई सारे प्लेसेस पर, लेकिन मेनली इंटेस्टाइन में एंट्रोसाइट सेल्स में जब मॉलिक्यूल का
ट्रांसपोर्ट होता है। मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहे, जो एंट्रोसाइट सेल्स है, ये एंट्रोसाइट सेल्स है, जब डाइजेशन हो गया तो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में डाइजेशन हो रहा है, तो जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जब होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसा है, देखिए ये पॉइंट भी ध्यान रखिए, ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है बच्चों सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस है। पूछा जा सकता है कैसा प्रोसेस है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का, पैसिव नहीं होता ना ही एक्टिव। कैसा है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कैसे, मैं अभी बता रहा हूं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है क्या बनता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज इंटेस्टाइनल लूमेन से एंटेरोसाइट सेल, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये क्या है हमारा, एंटेरोसाइट सेल है, ठीक। इसमें जब ट्रांसपोर्ट होना है तो ये ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं होता, एक यहाँ पर चैनल प्रेजेंट होता है बच्चों। क्या प्रेजेंट है, चैनल प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को कहा जाता है SGLT। मतलब क्या है SGLT का, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड T फॉर ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। ये SGLT क्या करता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और ये अकेले नहीं, ये एक तरीके का सिम्पोर्टर है, इसके साथ सोडियम आयन भी अंदर आता है। क्या आता है बच्चों, सोडियम आयन भी सेल के अंदर आएगा, ठीक है। इसी यानी ये क्या हो गया, एक तरीके का सिम्पोर्टर है बच्चों। क्या है, सिम्पोर्टर। देखिए जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। जब ट्रांसपोर्टर के द्वारा मॉलिक्यूल्स का एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो तो वो कहलाते हैं सिम्पोर्टर, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो तो एंटीपोर्टर। यानी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी हमारा अंदर जा रहा है और सोडियम आयन भी अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, सिम्पोर्टर हो गया, ठीक, सिम्पोर्टर। अब देखिए सोडियम आयन अंदर आ गया भाई, तो जब भी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना होगा एंटेरोसाइट सेल में, सोडियम आयन चाहिए। अब सारे सोडियम आयन बाहर चले जाएंगे तो सोडियम आयन खत्म हो जाएंगे ना। इस सोडियम आयन को बाहर निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की, और ये क्या करेगा, एटीपी की एनर्जी को हाइड्रोलाइज करेगा। यानी इस सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम कर रहा है। इसीलिए जो मैंने क्या कहा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसा है हमारा, सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस है। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट एनाइन सेलेक्टिव चैनल्स अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मैं इसका पहले ऑप्शन टिक करा देता हूं, ये ऑप्शन इसका सही है हमारा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। वोल्टेज डिपेंडेंट एनाइन, देखिए सेलेक्टिव चैनल्स का मतलब ये है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। सेलेक्टिव चैनल मतलब किसी पर्टिकुलर, सेलेक्टिव है वो, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर आवागमन करने देंगे, अपने अंदर मूव करने देंगे, ठीक। अब इनको क्या कहा हमने, वोल्टेज डिपेंडेंट, यानी ये जो सेलेक्टिव चैनल है ये वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं कि मेम्ब्रेन के बाहर किस तरह का वोल्टेज है और अंदर किस तरह, तो उस वोल्टेज डिफरेंस के बेसिस पर ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। किस तरीके के मॉलिक्यूल को, एनाइन मॉलिक्यूल को, ठीक। तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स को हम डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा पोजीशन के बेसिस पर भी इनको क्लासिफाइड किया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर, एक तो कोश सेल है, ये सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अलावा सेल के जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गेनेलीज के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकाउंट्स फॉर 2% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी अगर हम टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल की बात करें तो ओनली 2% तो ये सेल के चारों तरफ प्रेजेंट है। इसके अलावा 98% कहां प्रेजेंट होती है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिज्म। ये बच्चों ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
98% यहाँ प्रेजेंट है। कौन कौन से मेजर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं जहां पर प्रेजेंट है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ईआर, गोल्जी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक, अगर प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी हो गया। तो इन पर हमारे आयन चैनल्स भी प्रेजेंट हैं। तो प्लाज्मा, तो इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल, इसके बेसिस पर हमारे जो आयन चैनल्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैनल्स और इंट्रासेलुलर चैनल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चैनल्स कौन से हो गए? हमारे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल केबी, सोडियम चैनल्स एनएबी, कैल्शियम चैनल सीएबी, क्लोराइड चैनल। ठीक, अब इंट्रासेलुलर चैनल्स यानी जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज पे पाए जाते हैं, फिर उनको कैटेगराइज कर देते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनेली पे पाए जा रहे हैं, अरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जा रहे हैं या माइटोकॉन्ड्रिया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाने वाले जो मेनली चैनल्स हैं वो कौन से? RYR, SER, CA, ORAI। ठीक, ये तीन चैनल्स हैं मेनली जो कहां पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल चैनल, माइटोकॉन्ड्रिया में MPTP, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे चैनल्स पाए जाते हैं, KTP, BK, IK, CLICK की। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है, तो आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन। तो ये सारे चैनल्स कहां पाए जाते हैं? आउटर मेम्ब्रेन पर। और इनर मेम्ब्रेन पे कौन सा पाया जाता है? हमारा बीडेक, दिस वन, और एक है हमारा क्लिक 4। ये चैनल्स पाए जाते हैं हमारे कहां पर? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो देखिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, कोई डाटा हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं, उसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं जिनको हम सिग्निफिकेंस टेस्ट कहते हैं या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। उन टेस्ट को हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब हमको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है कि जो हमारा डाटा है वो किस तरीके, अगर उस डाटा में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है देन हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, और अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तब हम नॉन पैरामेट्रिक। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो डाटा है उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिडिल में प्रेजेंट है। ठीक, यानी उसके मिडिल में मैक्सिमम वैल्यू है, उसके राइट साइड भी और लेफ्ट साइड दोनों साइड वैल्यू क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं। मिडिल में वैल्यू हमारी मैक्सिमम है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी में की जो हम बात करते हैं, मीन की बात करते हैं, तो मीन में इस तरह से। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी एक डायरेक्शन में, राइट साइड में डाटा ज्यादा है या लेफ्ट साइड में। जैसे ये हमारा ये दिस इज, ठीक, ये हमारा पॉजिटिव स्क्यूड कहलाता है, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, दूसरा हमारा ये हो सकता है डाटा ठीक है, ये हमारा नेगेटिव स्क्यूड कहलाता है। तो इसमें एक डायरेक्शन में ही डाटा है, डाटा हमारा मिडिल में सेंट्रल वैल्यू में नहीं। ठीक है, तो अगर हमारा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा का तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करेंगे। अगर डाटा हमारा क्वांटिटेटिव है, ठीक, यानी डाटा में एक ग्रेडियंट पाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर डाटा हमारा क्वालिटेटिव है तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। अगर जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो मैट्रिक्स लेवल का है तब भी हम पैरामेट्रिक, और अगर नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल है तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। ठीक है, अगर हम मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे? पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। हम अगर परसेंटेज और प्रोपोर्शन को कंपेयर कर रहे हैं हम तब क्या करेंगे? हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, रेशो और इंटरवल भी हमारा पैरामेट्रिक, ये जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं ये मोर पावरफुल होते हैं, ये हमारा लेस पावरफुल। अब एग्जांपल्स में आ जाएं तो हमारे एग्जांपल्स क्या पैरामेट्रिक टेस्ट के? यहाँ ये बेटा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ज्यादातर तो एग्जांपल से ही पूछेगा। तो एग्जांपल हम याद कर लेते हैं। पैरामेट्रिक का क्या है? हमारा टी टेस्ट है, स्टूडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, इनोवा,
पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, लीनियर रिग्रेशन, ये सारे हमारे किसके हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन पैरामेट्रिक में। साइन टेस्ट, इसको हम साइन रैंकर टेस्ट भी कहते हैं, मैन विटनी यू टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, स्पीयरमैन कोरिलेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो यहां पर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो यहां पर हमारा क्या हो गया? काई स्क्वायर टेस्ट। ये तीनों टेस्ट क्या है? हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोजिशनल एवरेज। ठीक, देखिए जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मोस्टली बताते क्या है? एवरेज वैल्यू को बताते हैं, ठीक। इनको हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। ठीक है, तो मैथमेटिकल एवरेज में हम बात करते हैं मीन की बच्चों, और पोजिशनल एवरेज में बात करते हैं हम मीडियन एंड मोड। पोजिशनल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज में हम क्या करते हैं? जो मीन है, मीन में क्या करते हैं? जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सबको हम ऐड करके और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते, तो हमारा मीन आ जाता है, एवरेज वैल्यू। पोजिशनल एवरेज में, इसको पोजिशनल क्यों कहा? क्योंकि यहां पर पोजीशन के बेसिस पर मीडियन और मोड पता चलता है हमको, ठीक है, तो इसीलिए इसको पोजिशनल एवरेज। यानी हमारा यहां पर क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोजिशनल एवरेज, तो हमारा यहां पर हो जाएगा मीडियन, ठीक है। मून भी मोड होता है तो मोड हो जाता है यहां पर, ठीक बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा, और इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।